हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप विशाखा। मेरा नाम रजत है। दिस वीडियो इज द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्लास 7th, न्यू एनसीईआरटी बुक ऑफ सोशल साइंस। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हाउ द हिमालयस वर फॉर्म्ड। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना, है ना। और इंडिया भी उसी गोंडवाना लैंड मास का पार्ट हुआ करता था। तो वो एक टाइम ऐसा आया जब वो उससे टूट गया और वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता गया, जहाँ क्या था, यूरेशियन प्लेट, और उससे जाके कोलाइड कर गया। जब कोलाइड हुआ तो फोर्स की वजह से क्या हुआ कि जो मिट्टी थी वो ऊपर आ गई, और जिससे क्या हुआ, हिमालयस वर फॉर्म्ड। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोंट मिस आउट देख लेते हैं इसको। द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड, हिम मीनिंग स्नो एंड आल्या मीनिंग अबोर्ड और ड्वेलिंग, दस अबोर्ड ऑफ स्नो। क्या मतलब है इसका? बर्फ का घर। हिम मीन्स स्नो एंड आल्या मीन्स घर। तो बर्फ का घर, इसको हिमालय को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फ हमेशा ही देखने को मिलती है। ठीक है, मैप देख लेते हैं। जो हिमालय है उसको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में। सबसे ऊपर जो ऊंची सबसे रेंज है उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयास, ये वाली। उसके साउथ में आती है मिडिल हिमालयास, और ग्रेटर हिमालयास को क्या बोलते हैं, हिमाद्री। आगे हम पढ़ेंगे अभी। और सबसे नीचे जो मिडिल हिमालयास के उसके साउथ पार्ट में आता है शिवालिक रेंज। ठीक है। द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन रेंजेस। फर्स्ट है द हिमाद्री। The Greater Himalayas are the highest and most rugged part of the range, home to towering peaks like Mount Everest, Kanchenjunga. This region remains snow-covered throughout the year. Life here is tough and there is no many human settlement. तो जो ग्रेटर हिमालय है उसको हिमाद्री भी कहते हैं, और ये बहुत सबसे हाईएस्ट और मोस्ट रग पार्ट है इस रेंज का। रग मीन्स उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा। ठीक है। और होम है इसका ऊंची ऊंची पीक्स का, जैसे कि माउंट एवरेस्ट भी यही है, इसी रेंज में आती है, और कंचनजंगा जैसी रेंज वो भी इसी रेंज में आती है। और दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड, पूरे साल ये बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। यहाँ पे जो लाइफ है बहुत ही टफ है, और कोई ज़्यादा आपको ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इस रेंज में, जो हिमालय रेंज है हिमालय की। दूसरी है द हिमाचल, द लोअर हिमालयाज, हिमाद्री के साउथ में से नीचे, लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, है ना, एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट। तो हिमाद्री के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट है, अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशंस। पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, शिमला कहाँ, हिमाचल प्रदेश, एंड मसूरी उत्तराखंड, आर लोकेटेड इन दिस रेंज। तो ये सारी की सारी जो पॉपुलर हिल स्टेशन हैं वो कहाँ किस रेंज में आती है, हिमालयाज के हिमाचल रीजन में, जो या जो रेंज है इसकी लोअर हिमालयाज। ठीक है। नेक्स्ट, जो सबसे जो साउथ में आती है इन दोनों के, वो कौन सी है, द शिवालिक हिल्स, द आउटर हिमालयाज, फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोअर रेंज, कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। तो यहाँ घने जंगल देखने को मिलेंगे आपको। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयाज एंड द गंजेटिक प्लेन्स, ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन। तो जो ये शिवालिक रेंज है वो एक तरीके से जो हिमालय है और गंजेटिक प्लेन के बीच में ट्रांजिशन का रोल प्ले करती है। कौन, शिवालिक हिल्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज, टेक द हेल्प ऑफ बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स फॉर दिस एक्सरसाइज। तो जो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप हमने कल देखे थे उसको देख लेते हैं हम। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ऑफ हिमालय की, कौन कौन से स्टेट आते हैं उसमें, यहाँ देख लेते हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है।
तो ये सारे जो स्टेट्स हैं वो हिमालयन रेंज में कवर अप होते हैं, ठीक है। डोंट मिस आउट द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयन region is known as the काठकुड़ी or Dhaji Devari style of houses. A combination of locally available stone and wood is used, which not only keeps the house warm but also resists damage in the event of mild earthquake. ये काठकुड़ी की जो इमेज है, ये काठकुड़ी स्टाइल से घर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये एक इनका ट्रेडिशनल स्टाइल है घर को बनाने का। इससे क्या होता है, जो लोकली अवेलेबल जो स्टोन्स होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनसे ये घर को बनाते हैं और जिससे घर गर्म भी रहता है सर्दियों में, और जो अर्थक्वेक भूकंप वगैरह आते हैं उनसे भी डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। फैक्ट देख लेते हैं, डोंट मिस आउट द ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा इसको कहते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, और फाउना एनिमल्स। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक and cultural organization. The biodiversity of the park is being preserved by the government as well as the village communities that lives inside the park. तो जो बायोडाइवर्सिटी है इस पार्क की, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? गवर्नमेंट, और एज वेल एज जो वहाँ पार्क के इनसाइड में, जो पार्क में एरियाज में पार्क के कम्युनिटीज रहती हैं, लोग रहते हैं, वो इसको प्रिजर्व करते हैं। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ इंडिया। द वर्ड डिजर्ट इमीडिएटली इवोक एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। तो जब भी डिजर्ट की बात होती है तो हमारे दिमाग में कौन सी इमेज आ जाती है कि जैसे कोई एक गर्म जगह होगी, है ना, जैसे थार डिजर्ट वगैरह, सहारन डिजर्ट अफ्रीका में। हाउएवर देयर आर आल्सो कोल्ड कोल्ड डिजर्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो हॉटी प्लेस होती हैं कोल्ड डिजर्ट भी होते हैं। एंड वी हैव वन इन इंडिया, और जो कि एक इंडिया में है। कौन है? लद्दाख इज अ कोल्ड डिजर्ट। जो लद्दाख रेंज है हमारी जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, वो कोल्ड डिजर्ट ऑफ इंडिया है, मीन्स इंडियन जो पार्ट में आता है वो। वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स लो -30 डिग्री। तो यहाँ पे जो सर्दियों में जो टेम्परेचर है यहाँ का, वो -30 डिग्री तक चला जाता है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द लैंडस्केप इज रग्ड। तो बहुत ही कम बारिश यहाँ होती है, और जो लैंडस्केप है इसका बहुत ही उबड़ खाबड़ है। विद रॉकी टेरेन, डीप वैलीज एंड लेक्स सच एज पेंगोंग सो। सो मीन्स लेक। द टेरेन हेयर रिजेंबल्स दैट ऑफ द मून, हेंस इट इज कॉल्ड मूनलैंड। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से मून की तरह दिखता है, तो इसको इसी इसी वजह से क्या मूनलैंड भी कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट जो कि अर्थ की स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन as we saw earlier by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass collided with the Eurasia. This folded portion was part of an ocean, and so the rocks in this area are made largely of sand and clay. जो यूरेशियन प्लेट थी ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जो उसका जो लैंड मास था वो कैसा था? सैंड और क्ले से बना हुआ। और जो इंडियन प्लेट थी, जो इंडियन लैंड मास था, वो एज कम्पेयर टू दिस ये हार्ड था, ठीक है। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू द शेप्स यू सी इन द फोटोग्राफ्स। तो जो हवा की वजह से और बारिश की वजह से जो ये इस पिक्चर में शेप दिख रही है आपको माउंटेन्स की, वो इरोड होने की वजह से ऐसी दिखने लग रही है। डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस, लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लेक, स्नो लेपर्ड, ibex, Tibetan antelopes. The Ladakhi people lead a simple life. तो जो लद्दाख के लोग होते हैं वो सिंपल लाइफ को जीते हैं यहाँ। The region is known for its ancient monasteries and colorful festivals such as Losar, the Hemis festival. तो यहाँ पर जो प्राचीन, जो बहुत पुरानी मोनेस्ट्रीज भी बनी हुई हैं, और कलरफुल फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं, जैसे कि लोसार फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल, ठीक है। ये इमेज देख लेते हैं। ये याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल इन द हिमालयाज। जो याक्स हैं वो हिमालयन रीजन में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना, क्योंकि दे आर रेयर्ड फॉर देयर मिल्क। इनसे ही वो मिल्क लेते हैं, और मीट, वूल एंड डंग। वूल जो ऊन होती है, डंग जो उनका गोबर,
एंड आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी ये इन लोगों की मदद करते हैं। याक्स, Gangetic Plain. As we move southwards from the Himalayas, we reach the vast and fertile Gangetic Plains. तो Gangetic Plain कब आता है? सबसे ऊपर है कौन? ग्रेटर हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालयाज जो हिमाचल है, तीसरा शिवालिक, और उसके बाद गेंजेटिक प्लेन शुरू हो जाता है इंडिया का। ठीक है, तो वही है, एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गेंजेटिक प्लेन्स। दीज प्लेन्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो गेंजेटिक प्लेन है बहुत ही फर्टाइल रहता है फसलों के लिए, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसने हिस्ट्री और सिविलाइजेशन में इंडिया की। These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas, providing a vital lifeline water, the Ganga, Indus and the Brahmaputra river systems. तो जो रिवर गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो पूरे इस गेंजेटिक प्लेन्स को, है ना, ये एक तरीके के लाइफ लाइन का काम करती हैं, वाटर प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि जो यहाँ की ज़मीन है, जो लैंड मास है, बहुत ही फर्टाइल होता है न्यूट्रिएंट्स की वजह से, मिनरल्स वगैरह जो रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं, along with their extensive network of tributaries, enrich the soil and with minerals, making the region highly fertile and ideal for agriculture. तो जब लैंड जब हाईली फर्टाइल होती है तो वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहती है। द रिवर्स आर ऑल्सो आ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कल हमने देखा भी था वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कैसे जो वाटर फ्लोइंग वाटर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लाइव इन दीज प्लेन्स। तो ऑब्वियस ही बात है, जब लैंड मास अगर फर्टाइल होगा और रिवर के आसपास आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है, हाईली डेंस होती है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एलेबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। रोड एंड railways network facilitate the movement of people and goods over long distances। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का वो फ्लैट लैंड की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वहाँ पे इजीली क्रिएट हो जाता है। तो जिससे कि क्या होता है कि जो लोगों का दूर दूर जाना आना और जो गुड्स होते हैं, जैसे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं लाइफ से जुड़ी, उनका लॉन्ग डिस्टेंसेस को पहुँचाना वो बहुत ही ईजी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की वजह से। As you will see in the tapestry of the past chapters, the Ganga, the Brahmaputra and other rivers have been used for millennia for travels and trade। तो अगर पास्ट में देखें हम हिस्ट्री में, तो जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये इन रिवर से हम क्या होता था कि ट्रैवल करता होता था और ट्रेड होता था। मिलेनियन मीन्स 1000 साल। 1000 साल तक इन रिवर्स के थ्रू ट्रैवल और ट्रेड हुआ। इमेज में देख रहे होंगे आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दी गेंजेटिक प्लेन्स। यहाँ रिवर, ये रेलवे ट्रैक। डोंट मिस आउट, फैक्ट देख लेते हैं। मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस, जो देवी होती हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, ईटीसी। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन्स दी सन ऑफ ब्रह्मा। तो जो रिवर हैं ज़्यादातर वो किसके, जो देवी हैं उन देवी गंगा, यमुना, कावेरी, उनके नाम पर उनका नाम रिवर्स का नाम पड़ा, और द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र वो ब्रह्मा के सन के नाम पे उसके रिवर का नाम पड़ा। दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर्स। तो जो गर्मियों में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो और भी बड़ी हो जाती है, इंस्टीड ऑफ ड्राइंग अप, सूखने की बजाय बड़ी हो जाती है। कैन यू गेस वाई? बिकॉज ऑफ सम इन द समर जो स्नो होती है हिमालय में वो तेजी से मेल्ट होती है, तो वो भी इसको फेड करती है। तो उस वजह से इसमें और जो वाटर वाटर ऐड होता है, और जो उस टाइम मानसून भी रहता है तो बारिश की वजह से वो उसमें और वाटर फेड अप हो जाता है, तो जिससे जो रिवर है वो और बिगर हो जाती है।
और दूसरी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, वो इसको वाटर प्रोवाइड करती हैं, इसमें आके मिलती हैं, तो वो और पानी ज़्यादा इसमें मिल जाता है, तो ये सूखने की बजाय और दिक्कत हो जाती है ड्यूरिंग समर, दैट इज़ वाई। लेट्स एक्सप्लोर, नोटिस द concentration of lightning in the plane. What could be the reason for this concentration? ये सैटेलाइट इमेज है गेंजेटिक प्लेन की, ठीक है। तो यहाँ आप सबको दिख रहा होगा कि जो लाइट है वो कितनी ज़्यादा चमक रही है इस प्लेन एरिया में, जो गेंजेटिक प्लेन का आसपास का पूरा जो एरिया है, बिकॉज क्योंकि यहाँ जो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है और जो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए सुटेबल रहती है, क्योंकि जो रिवर्स आती हैं यहाँ, बहुत सारी रिवर गेंजेटिक प्लेन है और उसकी ट्रिब्यूटरी, तो उसकी वजह से मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के लिए ज़रूरी होते हैं वो अवेलेबल है यहाँ। तो लोग भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होंगे, तो इस वजह से लोग होंगे तो घर है, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, है ना। तो इस वजह से लाइटनिंग यहाँ, लाइटनिंग का कॉन्सेंट्रेशन है। नेक्स्ट इमेज है द नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर सिट्स ऑन अ वुडन बीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वहाँ जो लंगूर की जो स्पेसी होती है वो इस टाइप की रहती है। एंड दूसरा है द मैजेस्टिक टाइगर दैट वाज एन द वर्ज दैट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, प्रोजेक्ट टाइगर हैज सपोर्टेड द रिटर्न ऑफ द टाइगर टू इट्स हैबिटाट। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो ये टाइगर हैं वो अपने एक्सटिंक्शन की कगार पे थे। एक्सटिंक्शन मीन्स जो इनकी प्रजाति थी वो खत्म होने की कगार पर थी। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इनिशिएट करा गया, कब हुआ था? 1973, टू प्रोटेक्ट द टाइगर एंड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। नेक्स्ट इमेज है द इंडियन घड़ियाल, एन एडल्ट इज बिटवीन 2.5 एंड 4.5 मीटर लॉन्ग। तो जी घड़ियाल की इमेज है, ये 2.5 से 4.5 मीटर तक इनकी जो लेंथ रहती है। दिस रेप्टाइल इज एन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, देर आर लॉज दैट प्रोहाइबिट हार्मिंग इट और हंटिंग। तो लॉ बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो हंटिंग है या इनको जो हार्म करना है वो प्रोहाइबिट कर दिया गया है, क्योंकि पहले ही इनकी प्रजाति जो एक्सटिंक्शन की कगार पे है, तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीकॉक एंड पीहन, द इंडियन पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। ये कितनी सुंदर सी इमेज है यहाँ, और जो पीकॉक है वो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, if we move westward on the map you will notice a yellowish area. This area is the Thar desert. What do you see? A vast stretch of golden dunes, rugged terrain and a wide open sky. जब हम इंडिया के मैप में देखते हैं तो वहाँ वेस्ट साइड में आपको कैसा येलोइश कलर का एक एरिया दिखाई देगा, है ना, गोल्डन ड्यून्स। तो वो जो है वो थार डेजर्ट है ना, जहाँ रेत ही रेत है। मैप में देख लेते हैं, ये एज यू कैन सी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, है ना, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ आपको एक येलोइश एरिया दिखाई देगा जो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज द शेप ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो सैंड के जो हिल बन जाते हैं ऐसे इस टाइप से, है ना, बालू का टीला। while mountains are made of rocks and their shape is fixed, why do you think sand dunes also have a similar shape even though they are made of sands? तो कैसी शेप दिखाई दे रही है ये? एक क्रेशन शेप। जो क्रेशन शेप एक जो किसको कहते हैं, जो एक चांद की तरह, मून की तरह इसकी शेप हो जाती है ना, कर्व्ड होती है, थिन होती है और स्लाइटली वाइडर होती है यहाँ से, जो इसका बीच का एरिया रहता है, और एज कम्पेयर टू जो एजेस रहती हैं इसकी, है ना। तो इस तरीके से ये शेप ले लेती है। Sand dunes are formed when the wind shifts and shape the sand into hills-like formation. Sometimes these rise as high as 150 meter.
और जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बालू के टीले, जब हवा रेत को अपने साथ शिफ्ट कर लेती है और शेप दे देती है एक तरीके की हिल्स की, तो उसी उस वजह से ये सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं। कभी कभी तो ये कितना 150 मीटर हाई भी चले जाते हैं। द थार इज अ वास्ट एरिड रीजन मीन्स जो सूखा एरिया है ना, एरिड शुष्क। मोस्ट ऑफ इट्स लाइज विद इन इंडिया, स्पेनिंग द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। द डेजर्ट एक्ट्स एज अ natural barrier to the harsh conditions that deter human and animal movement, including very high daytime temperature and cold nights, as well as a lack of access to water. तो जो यहाँ जो थार डेजर्ट है, यहाँ पर जो दिन होता है वो बहुत ही गर्म हो जाता है और रात ठंडी नाइट्स होती हैं यहाँ। तो और पानी की भी बहुत कमी है ही, तो इस वजह से जो ह्यूमन और जो दूसरे एनिमल्स का जो मूवमेंट है या जहाँ वहाँ जाना एक तरीके का प्रोहिबिशन सा हो जाता है ना? क्योंकि कंडीशंस बहुत हार्श है वहाँ, बहुत गर्मी है, रेत ही रेत है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया है कि जैसलमेर, द गोल्डन सिटी लोकेटेड ऑन द मिडल ऑफ द थार डेजर्ट इन इंडिया, द जैसलमेर फोर्ट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को हमने वीडियो में देखा था, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, बताना। तो उसने यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है, ये जो फोर्ट है जैसलमेर का। People living in the Thar have adapted their way of life to the place and what it offers. Food habits, clothing and lifestyle are suited to these harsh conditions. तो जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने अपने आप को इस जो कंडीशन है यहाँ की हार्श कंडीशन उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। तो जो फूड अवेलेबल है वहाँ पर, कपड़े हैं है ना, और जो लाइफ स्टाइल है वहाँ किस कंडीशन के हिसाब से। ये इमेज है कैमल वेंडर एट द पुष्कर मेला एट द एज ऑफ द थार डेजर्ट, डेजर्ट के ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, एक और इमेज है, नॉट मिस आउट, लेफ्ट में women fetching water from a source of away from home, और राइट में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन अ हैमलेट। तो पानी की बहुत कमी है यहाँ, और जो विमेन रहती हैं फैमिलीज की, वो अपने घरों से दूर पानी को या पानी की खोज में बहुत दूर से पानी उनको लाना पड़ता है अपने रोजमर्रा के काम काज के लिए। और ये दूसरी जो इमेज है यहाँ पर, ये इस तरीके का हैमलेट बना लेते हैं जिससे जब बारिश होती है मानसून के टाइम, तो उसको स्टोर करने के लिए इसमें पानी को ये हार्वेस्ट कर लेते हैं यहाँ। वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट, women often need to travel long distances every day to fetch water for their families, है ना, जो अभी हमने बात करी। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स इज टू स्कोर देम विथ सैंड अंटिल दे आर क्लीन। तो जो बर्तन होते हैं घरों के, उनको कैसे साफ करते हैं, रेत के थ्रू, रेत से रगड़ रगड़ के जो वो इतना साफ मतलब साफ कर देते हैं वो कि बिल्कुल वो क्लीन हो जाते हैं। और कुछ बाद में थोड़े बहुत पानी की जरूरत पड़ती भी है, लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर अ लाइट रिंस। तो जैसे थोड़ा बहुत बाद में जो खंगालना उसका हो जाता है तो बर्तन साफ कर ले, इस तरीके से बर्तन यहाँ साफ करते हैं ये लोग। द वाटर यूज फॉर रिंसिंग इज यूज्ड फॉर पर्पसेस लाइक वाटरिंग अ प्लांट, और जो वाटर जो यूज करते हैं तो उसको भी और भी यूज में ले लेते हैं, वो कहाँ डाल देते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको वाटरिंग करने में। ठीक है, सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, रिमेंबर द पीपल ऑफ द थार डेजर्ट। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है जब भी तुम जो पानी का यूज करते हो या टैप को ओपन छोड़ देते हो, तो ध्यान रखना कि थार डेजर्ट में कैसे लोग पानी के लिए मुश्किलों का सामना करते हैं। ठीक है, राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इग्निशियस वाटर इंजीनियस सॉरी वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इंक्लूडिंग टांका और कुंड्स। तो ये कुंड्स और जो टांका वगैरह होते हैं उसको थ्रू जो पानी है उसको कंजर्वेट करते हैं ये। और दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम दैट स्टोर रेन वाटर ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, और उसको ड्रिंकिंग या पीने के पानी के पर्पस से उसको यूज़ करते हैं फिर। तो कितनी सारी कमी है पानी की, कितनी मुश्किल का सामना करते हैं लोग, ये हमने देखा। और ये इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर की बात नहीं हो रही कहीं। ठीक है,
नेक्स्ट है द अरावली हिल्स। लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स गो बैक टू द मैप। ट्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम द थार डेजर्ट टूवर्ड्स द ईस्ट। डू यू सी द अरावली हिल्स? तो जो थार डेजर्ट है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, इस टाइप से सपोज कीजिए, तो जब उसके ईस्ट में हम चलेंगे इस तरफ, तो हमें अरावली रेंज दिखाई देगी। ठीक है। द अरावलीज आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, सम 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कितने पुराने हैं ये? द रेंज हैज मेनी पीक्स एंड रिजेस, ऑल्दो इट्स हाईएस्ट पीक माउंट आबू। तो जो अरावली की हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट आबू। टावर्स एट ओवर 1700 मीटर, most of its hills are between 300 and 900 meters high. Is not it the fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravallis to Jodhpur in the Thar Desert? A drive into a completely different geography. तो इस तरफ देखेंगे तो अरावली रेंज है, और यहाँ से इस तरफ अगर 4.5 आवर की अगर ट्रेवल करते हैं तो जोधपुर पहुँच के, तो वो बिल्कुल ही आपको डिफरेंट एक ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। यहाँ ग्रीनिश पहाड़ियाँ सी हैं, और यहाँ बिल्कुल येलोइश एरिया दिखाई देगा जो रेत से ढका हुआ है। तो कितना कंप्लीटली डिफरेंट ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। इज नॉट इट फैसिनेटिंग? एज यू कैन सी इन द इमेज लेफ्ट अ पार्ट ऑफ द अरावलीज, ये जस्ट बियॉन्ड दिस रेंज द थार डेजर्ट बिगिंस, राइट अ पार्ट ऑफ द अरावली सीन फ्रॉम स्पेस। तो इसके जो बियॉन्ड है वो अरावली के, वो थार डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, वहीं से शुरू हो जाता है। लुक एट द पॉलिटिकल मैप इन द टेक्स्ट बुक एंड आइडेंटिफाई द स्टेट्स दैट द रेंज स्पैन्स। डिड यू सी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात? तो जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, उसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो अरावली की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये इन स्टेट्स में जाती है, वो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, है ना। देख लेते हैं एक बार। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड कुछ पार्ट दिल्ली का। ठीक है, तो ये अरावली रेंज यहाँ से यहाँ तक इसका स्पेन है। ठीक है। द अरावलीज प्ले अ विटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उसके क्लाइमेट और ज्योग्राफी को शेप करने में जो अरावलीज है, अरावली रेंज है ना, वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर, प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। तो जो अरावली रेंज है वो थार डेजर्ट जो यहाँ है ना इसके वेस्टर्न पार्ट में, उसको इस तरफ ईस्टवर्ड मूवमेंट को उसको एक रोकने का, एक तरीके का बैरियर का काम करती है क्या? अरावली रेंज, है ना। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर। द अरावली इज रिच इन मटेरियल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर सेंचुरीज। तो अरावली रेंज में आपको मिनरल्स जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, और जिसने जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसने शताब्दी या सेंचुरी तक बहुत ही इस इंडस्ट्री को सपोर्ट भी किया है, अरावली रेंज। In fact, evidence from its ancient mines at Zawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc। ये तो जवार एक जगह है, वहाँ पर माइन है, एंशियंट माइन, जहाँ से एविडेंस मिलते हैं कि 8 सेंचुरीज अगो, है ना, 8 सेंचुरीज, 800 साल पहले जो इंडियंस थे उन्होंने जिंक जो यहाँ मिलता है ना अरावली रेंज में, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। और जो और ये एविडेंस बताते हैं कि इंडियंस वर द फर्स्ट, जो इंडियंस थे वो पहले थे जो इसमें उनको मास्टरी हासिल थी जिंक को एक्सट्रैक्ट करने की, 800 साल पहले। हिस्टोरिक फोर्ट्स सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर आर लोकेटेड हियर। जैसे कि इमेज में भी है, कुंभलगढ़ फोर्ट्स सराउंडेड बाय द अरावलीज। दिस लोकेशन इन द हिल्स प्रूव टू बी एन एक्सीलेंट डेटरेंट टू द एनिमी। अरावली रेंज में ये कुंभलगढ़ का किला, और जो बताता है, दिखाता है कि कितना बढ़िया जो वो एक तरीके का बैरियर है एनिमी के अगेंस्ट में।
अगर कोई दुश्मन इस पे अटैक करता भी है तो उसको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और वैसे भी ऊपर से इनको आसानी से मार भगाया जा सकता है ना। द पेनिनसुलर प्लेटो, let's remember a plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. तो जो प्लेटो होता है वो एक तरीके का लैंड मास ही रहता है, लैंडफॉर्म, और वो जो उसका टोपोग्राफी रहती है वो ऊपर से या जो बीच से उठी रहती है और साइड से थोड़ा सा नीचे नीचे से रहता है ना, एक फ्लैट सरफेस। और जो उसकी साइड्स होती हैं वो अक्सर स्टीप स्लोप्स में होती हैं, है ना, पहाड़ी टाइप। India has several plateaus. The most important one is the triangular peninsula area in the middle and south of the country. तो जो इंडियन प्लेटो है उसको पेनिनसुलर प्लेटो भी बोला जाता है, क्योंकि पेनिनसुला क्या होता है यहाँ बताया गया है, पेनिनसुला इज अ प्लेस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, है ना। जो इंडिया का जो मैप अगर देखें तो ये पेनिनसुलर एरिया है और यही प्लेटो है ना, साउथ और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो वो यहाँ अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और साउथ में इंडियन ओशियन से ये लैंडमास जो है गिरा, तीन तरफ से गिरा हुआ है, तो इस वजह से इसको पेनिनसुला भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल थ्री साइड्स, जैसे कि हमने देखा, बाई द अरेबियन सी, द वे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन, इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है। द प्लेटो इज बॉर्डर्ड बाई टू माउंटेन रेंजेस, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। तो जो ये जो ईस्ट में इसके ये ईस्टर्न घाट इनको बोलते हैं, और ये वेस्ट में वेस्टर्न घाट। ये ये बेसिकली एक पहाड़ी एरिया रहता है, ये प्लेटो है बीच में, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ। द वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल। तो जो ये कोस्ट है इंडिया की, इसका एक तरीके का दीवार का काम करता है ये, है ना, अरेबियन सी की तरफ, विद मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन देयर स्टीप साइड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और काफ़ी सारे वाटरफॉल भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। डोंट मिस आउट। द वेस्टर्न घाट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दे आर होम टू मैनी रिवर्स एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो जो वेस्टर्न घाट है उसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये एरिया ऑल्सो नोन एज दी सह्याद्री रेंज। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, लोकली उनको सह्याद्री रेंज भी बोला जाता है, सह्याद्री हिल्स पहाड़ी। द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो जो ईस्टर्न घाट है वो कंपेयर टू लोअर है किसके, वेस्टर्न घाट के। बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस लाइज द डेक्कन प्लेटू, अ वास्ट एरिया ऑफ द हाईलैंड। और ये जो देखा हमने इसको डेक्कन प्लेटो भी बोलते हैं। तो इनके और ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, उसके बीच में डेक्कन प्लेटो आता है, जो कि बहुत ही बड़ा और फ्लैट हाईलैंड है। रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेटो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दोबारा से देखें अगर तो ये ऐसे इस टाइप से, है ना, वेस्ट टू ईस्ट। These rivers are important for farming and provide water to millions of people. तो जो ये रिवर है वो इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए, और बहुत सारे लोगों को ये वाटर प्रोवाइड करती है। एक बार मैप में भी देख लेते हैं रिवर्स फ्लोइंग, ये है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो वेस्ट टू ईस्ट ये फ्लो कर रही है ना, और बे ऑफ बंगाल में एंड हो जा रही हैं। कुछ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर भी है, जो कि कौन सी है, ये नर्मदा, तापी, जो अरबियन सी में जाके गिरती हैं। ठीक है। तो ईस्टर्न फ्लोइंग ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर नर्मदा एंड तापी, इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है। ये इमेज दी हुई है यहाँ, डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ होम टू मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज। कितने सारी, कितने डेंस फॉरेस्ट है ना, ये अगर सनलाइट भी अगर इनको
पेनिट्रेट ना कर पाए। कहाँ है? छत्तीसगढ़। और यहाँ बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं यहाँ। दिस प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, मेकिंग इट विटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। और क्योंकि ये प्लेटो रिच है किसमें? मिनरल्स में, फॉरेस्ट है यहाँ, फर्टाइल लैंड भी है क्योंकि रिवर्स का बहुत सारी यहाँ बहती हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में इंडिया की। इट tilts a little to the east, so a few of the river in this region flow towards the Bay of Bengal। तो जो प्लेटो है वो इस तरफ को टिल्ट है ना। ये जो एरिया है ये लो है और ये हाई थोड़ा सा, है ना। तो यही वजह है कि जो रिवर है वो ईस्ट फ्लो करती हैं, ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी थी? अभी हमने मैप में देखा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी originate here, providing water for farming industries and hydroelectric power. There are west flowing rivers Narmada, Tapi, too, which drains into the Arabian Sea। अभी हमने जो फिजिकल मैप में देखा, नर्मदा नर्मदा और तापी अरबियन सी में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और अरबियन सी में गिरती हैं ये। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेटो आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग दी संथाल। ये कम्युनिटीज के नाम है संथाल, गोंड, वैग, भील, कोरकू। These tribes have distinct language, traditions, and ways of life closely connected to nature। तो जो आम जो इंडिया की बोलचाल है या लोग हैं उनसे बहुत ही अलग इनकी लैंग्वेज है और ट्रेडिशन है, और ये नेचर के बहुत ही क्लोज रहते हैं, इनके अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है। लेट्स एक्सप्लोर। ट्राइबल कम्युनिटीज आर लार्जली स्प्रेड ओवर दी स्टेट्स ऑफ, कहाँ कहाँ है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। यहाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी ट्राइबल कम्युनिटीज। एग्जामिन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स एट द एंड ऑफ दिस बुक टू लोकेट द स्टेट्स एंड कनेक्ट देम टू देयर लोकेशन ऑन द फिजिकल मैप। तो ये वही कह रहे हैं तो मैप में इन जो स्टेट हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सबको वहाँ लोकेट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो प्लेटोज आर होम टू मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन इंडिया एज rivers flow over their uneven and rocky surfaces. These waterfalls not only attract tourists but also help in hydroelectric power generation, provide water for irrigation। जैसा कि इस इमेज में है भी, जो अनइवन जो लैंडफॉर्म है, यहाँ अनइवन लैंडफॉर्म जो रहता है यहाँ पर कहीं ऊंचा दिखाई देगा, कहीं फिर कुछ लो लैंड आ जाएगी, फिर ऊपर, है ना। तो उसको ही कहते हैं अनइवन रॉकी सरफेसेस। ये सारे एनिमल्स हैं जो वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेंगे, जो लाइन टेल्ड बता के इन दी वेस्टर्न घाट, ये, और किंग कोबरा ऑफ दी वेस्टर्न घाट। दिस इज एन insectivorous प्लांट, ये, इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट, इट कैचेस स्मॉल इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, ये शो भी हो रहा है इस इमेज में, वो इस प्लांट पे बैठते हैं और जो उसका स्टिकी एक ट्रैप रहता है उसमें ये उसको पकड़ लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है प्लांट्स। ये कोल माइन है इन दी प्लेटो, एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स especially in the production of electricity। Coal is a fossil fuel, the use of which contribution contributes to global warming। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज, और कोल भी फॉसिल फ्यूल ही है ना, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। और जब हम यूज़ करते हैं कोल का तो वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है। उससे कई सारी गैसेज निकलती हैं, जैसे जो मेन गैस है वो CO2, CO2, है ना। CO2 जो गैस है जो मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होती है? जो सी के अराउंड रहती है, नियरेस्ट एसोसिएटेड, है ना। जैसे ये इंडिया का मैप है, ये अरबियन सी है यहाँ, वे ऑफ बंगाल, और ये इंडियन ओशियन। तो ये जो कोस्ट है इंडिया की वो सी से टच हो रही है, तो इसी को कहते हैं कोस्ट लाइन, है ना।
इमेज भी है मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट। जो मुंबई शहर है वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट में है यहाँ, इन इंडियाज फाइनें और वो मुंबई को क्या कहते हैं, इंडिया की जो फाइनेंशियल सेंटर है ये, है ना। इंडियाज कोस्ट लाइन इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिफ्स एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट। Some beaches have golden sand while others have black rocks. Some islands have coral reefs while others are covered in thick jungles. तो कुछ आइसलैंड है यहाँ देखने को मिलेंगे वेस्टर्न कोस्ट पे और इंडिया की, वो कहीं कहीं आपको फॉरेस्ट से कवर पूरा मिलेगा, कहीं कहीं आपको कोरल रीफ भी मिलेंगे, है ना। तो इंडियाज कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज। द इंडियन कोस्ट लाइन इज ओवर 7500 किलोमीटर लॉन्ग, ये पूरी टोटल है ना, 75 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया की कोस्ट लाइन है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पार्ट 2 को यहीं खत्म करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि थोड़ा सा और बाकी रह गया है, उसको हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।